हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया, इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग पेजेस की पेजेस क्या होती है। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि मोशन, जो आपका चैप्टर का नाम है मोशन, उस पर आएंगे। तो मोशन को डील करने से पहले एक टर्म हम स्टडी करते हैं, क्या होती है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट डील करती है पोजीशन के साथ। ठीक है, स्टेट डील करती है पोजीशन के साथ, क्योंकि मोशन स्टेट का ही पार्ट है। ठीक है, इसलिए हमें पहले स्टेट का पता होना जरूरी है। स्टेट क्या होती है, इट इज ए काइंड ऑफ पोजीशन, जो हमें पोजीशन के बारे में बताती है। ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ठीक है, स्टेट वो डिफाइन करती है। अब हम स्टेट को फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स के अंदर। स्टेट को फर्दर डिफाइन किया जाता है, या हम उसे डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स के अंदर। नंबर वन इज रेस्ट और मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट कंडीशन में होगा या मोशन में होगा। स्टेट दो ही टाइप की होती है, रेस्ट और मोशन। रेस्ट का मतलब क्या हुआ, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो कौन सी स्टेट हो जाती है, रेस्ट स्टेट हो जाती है। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी कंडीशन के अंदर है, स्टैटिक कंडीशन के अंदर है, अगर उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रही। ठीक है, ऐसे ही मोशन में क्या होता है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस with respect to टाइम। अब पोजीशन क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सी स्टेट हो जाती है, मोशन स्टेट हो जाती है। और हमने क्या स्टडी करना है, मोशन भी स्टडी करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको स्टैंडर्ड मिल गई कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। ठीक है, यहां तक स्टेट के बारे में समझ में आ गया। स्टेट पोजीशन से डील करती है, और फर्दर स्टेट को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, एक होती है रेस्ट स्टेट और एक होती है मोशन स्टेट। रेस्ट स्टेट के अंदर क्या होगा, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो स्टैटिक कंडीशन में ही है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। मोशन में क्या होगा कि वो अपनी पोजीशन को रेगुलर वे में चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो मोशन हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो हमने क्या करना है, मोशन हमने स्टडी कर लिया। ठीक है ना, उसमें हमने क्या स्टडी किया, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ तो चेंज होगा ही होगा। इफ देयर इज इन चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, अगर कोई रेफरेंस पॉइंट है, उसके रेफरेंस में अगर हमारी पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट की, तो उसे क्या बोलते हैं, मोशन कंडीशन बोलते हैं। टाइम तो चेंज होगा ही होगा, ये तो कंपलसरी ही है, क्योंकि अगर हम कुछ भी डिस्टेंस मूव करते हैं तो टाइम तो चाहे वो माइक्रो सेकंड्स में हो, चाहे वो सेकंड में हो, वो तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है ना, तो ये मोशन होती है। उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मान लो ये होम है, ठीक है, और यहां पर क्या है, कोई शॉप है, एस स्टैंड्स फॉर शॉप। ठीक है, अब एक बॉय है,
वो अपने होम से निकला, कहां जा रहा है, वो शॉप तक जा रहा है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है यहां से लेकर यहां तक जाने में, से 200 मीटर डिस्टेंस पर है शॉप। तो यहां से लेकर यहां तक जब वो मूव करेगा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और हमें ये भी दे दिया कि उसे कितना टाइम लग रहा है, मान लो 2 सेकंड लग रहे हैं उसे यहां से यहां पहुंचने में, मतलब टाइम भी चेंज हो रहा है और वो डिस्टेंस भी जैसे धीरे धीरे आगे मूव करता रहेगा उस हिसाब से वो डिस्टेंस भी चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो ये तो इसको रिप्रेजेंट कर देता है। अगर हम रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं, रेफरेंस पॉइंट में क्या होता है कि हमने एक कोई फिक्स्ड पाथ मूव कर लिया, मतलब जो मूव नहीं कर सकता, सपोज करो ये ट्री, ठीक है ना, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, इसकी जो स्टेट है वो क्या है, रेस्ट कंडीशन है। अब क्या हुआ, सपोज करो ये ग्राउंडेड स्टेट है, बॉय ए है यहां पर, बॉय बी है यहां पर, ठीक है। बॉय ए यहां से कितने डिस्टेंस पर है, सपोज करो 200 मीटर। बॉय ए यहां से कितने डिस्टेंस पर है, 400 मीटर, ठीक है। बॉय बी ट्री से कितने डिस्टेंस पर है, 200 मीटर, और बॉय ए रेफरेंस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, मतलब जो ट्री है उसे 400 मीटर पर है। देखो रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस जो हमारे पास पॉइंट होता है या रेफरेंस जो एक्सिस होता है वो दो तरीके से यूज कर सकते हैं उसे। एक फर्स्ट तो होता है मोड की पोजीशन को लोकेट करना है मुझे ये जानना था कि ए और बी जो है वो कहां कहां पर लाई कर रहे हैं, वो कहां कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। अगर मैं ये रेफरेंस प्लेन ना लेता तो इनका कोई मतलब बनता कि 200 मीटर 400 मीटर कहां से, कुछ ना कुछ तो पिक करना था ना एक सेंटर पॉइंट, ठीक है। अगर ये ट्री को मैं हटा दूं तो इन 200 मीटर 400 मीटर का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि जो मैंने अपनी इजीनेस के लिए मैंने जो एक पॉइंट पिक कर लिया, ठीक है, जिससे क्या होगा कि मैं इनकी पोजीशन को लोकेट कर लूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि इस पॉइंट के अबाउट ये 200 मीटर डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट के अबाउट ये 400 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब जैसे जैसे ये ट्री की तरफ मूव करेंगे मुझे पता चलता रहेगा कि भी कौन कितने टाइम में ट्री के पास पहुंचेगा। इसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, इसे कम टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कम डिस्टेंस पर है और ये ज्यादा डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट के अबाउट भी अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है, अगर ये मोशन में आ जाए, आगे की तरफ मूव करें, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाती है, इट इज आल्सो नोन एज मोशन, ठीक है। ये भी मोशन का ही एग्जांपल हो जाता है। क्लियर है यहां तक? तो हम आगे फर्दर मूव करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है, डिनोटेड बाय, चलो वो हम इसमें लिख देंगे पैटर्न में। डिस्टेंस क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक एंड से दूसरे एंड पर मूव कर रहा है तो वो कोई ना कोई पाथ से मूव करेगा, कोई ना कोई तो पाथ पिक करेगा ना एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए। तो उस लॉन्गेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं, उस लॉन्गेस्ट पाथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। longest path traveled by a body when it is moving from one place to another place, ठीक है। इस longest path को हम total path भी बोल सकते हैं, ठीक है। moving from one place to another, ठीक है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों, तो ये इसका मतलब क्या होगा, इट इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई डायरेक्शन नहीं है इसके पास, अमाउंट तो है ना टोटल पाथ, ठीक है। और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी,
विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, क्लियर है यहां तक? मतलब मुझे बात मालूम है कि मुझे इतने किलोमीटर मूव करना है, इतना मीटर मूव करना है, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो ये क्या हो जाती है? डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इसको किस फैक्टर से डिनोट करते हैं? डी से, सिंपल। ठीक है, और एसआई यूनिट क्या होती है? SI unit of distance is meter। ठीक है, SI यूनिट मीटर होती है। क्लियर है यहां तक? डिस्टेंस क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ और टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, नोटेशन इसकी डी हो जाती है। ऐसा यूनिट डिस्टेंस की क्या है? मीटर। क्लियर है यहां तक? पॉज करो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे, विद एन एग्जांपल इसको हम स्टडी करते हैं कि डिस्टेंस क्या हो। ठीक है, कर लिया पॉज? ठीक है, नोट डाउन कर लिया, अब मैं इसे रब कर रहा हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों, सपोज करो ये हमारे पास क्या है? एक कार है। कार जो डिस्टेंस मूव ट्रेवल कर रही है या जो पाथ ट्रेवल कर रही है वो A टू B जा रही है। पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 4 मीटर। फिर B टू C जा रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 3 मीटर। फिर C टू A वापस आ रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 5 मीटर। तो अगर हम यहां पर डिस्टेंस इवैल्यूएट करें कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो क्या होगा? टोटल पाथ कितना कवर किया। डायरेक्शन भी ये डिपेंड नहीं करती है, स्केलर क्वांटिटी है। टोटल पाथ देखो, पहले ये 4 मीटर थी, उसके बाद 3 मीटर, मतलब टोटल पाथ क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3, अब कितना आ गई वो? 5। तो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 12 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो किसी मर्जी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ठीक है ना, जैसे हम ये हॉरिजॉन्टल जाते हुए परपेंडिकुलर हो गया, फिर इंक्लाइन हो गया, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, उसने कितना मैग्नीट्यूड ट्रेवल किया? 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो गया? टोटल पाथ हो गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, हो जाएगा यहां तक? तो ये एक सिंपल एग्जांपल था टू एक्सप्लेन द डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज द शॉर्टेस्ट path traveled by body when it is moving from one place to another place. It is the shortest path traveled by a body। path तो travel होगा, लेकिन shortest path, longest path हमारे पास distance होता है। traveled by a body when it is moving from one place to another under the consideration of direction।
मतलब हमें इसमें क्या करना है कि डायरेक्शन को भी कंसीडर करना है, डायरेक्शन को भी कंसीडर करना है। तो वो हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। एक तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है और डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड भी है इसके पास, डायरेक्शन भी है, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Because it is having both direction as well as magnitude, ठीक है। इसके पास दोनों होते हैं, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इट इज डिनोटेड बाय एस। वेक्टर फॉर्म को अगर मुझे शो करना है, मतलब ये एरो मार्क लगाना होता है, ये डायरेक्शन को शो करता है। डी पे हमने एरो मार्क नहीं लगाया था क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर मुझे वेक्टर टर्म को एक्सप्लेन करना है, शो आउट करना है विद ए सिंबल, तो वो एरो मार्क आ जाता है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर की होती है। जो डिस्प्लेसमेंट यूनिट होती है वही, और डिस्टेंस की यूनिट होती है वही डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है, ठीक है। यहाँ तक अब इसे एक एग्जांपल से हम शो आउट करेंगे, ठीक है। मैं ये डेफिनेशन को रब नहीं करूंगा, इसी से ही एक्सप्लेन होगा सब कुछ, ठीक है ना। बाकी ये वेक्टर टर्म होती है, ये हमें पता लग गया, एस वेक्टर से शो करते हैं, ऐसा यूनिट मीटर होती है। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल ही हम पिक कर लेते हैं, वही कार वाला ही, बस इसमें ये है कि हम A टू B जा रहे हैं, C जा रहे हैं, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट A हुआ, एंड पॉइंट हमारे पास C हो गया। डिस्टेंस ये 4 मीटर है, ये क्या हो गया 3 मीटर हो गया। हमें कहता है अगर मुझे इसके अंदर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता तो वो तो टोटल डिस्टेंस होता है या लॉन्गेस्ट पाथ होता है। मतलब पहले 4 मीटर गए तो 3 मीटर गए, तो मेरे पास आंसर आ जाता 4 + 3 दैट इज 7 मीटर। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको बताया कि इट इज शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या होता है कि वो अपनी कौन सी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। मतलब उसको सिर्फ पोजीशन से मतलब है, कैसे मूव किया, ठीक है, कौन सा पाथ मूव किया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें, अगर मैं यहां देखूं, दो फैक्टर लेके चलते हैं, एक होता है PI, ये होता है इनिशियल पोजीशन, ठीक है। एक होता है PF, ये होती है फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हमारे पास क्या है A, फाइनल पोजीशन हमारे पास क्या है C। हमारे मेन तो हमारे पास C था ना, मुझे C तक पहुंचना है, उसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ मुझे देखना है वो कौन सा होगा, है ना। अगर मैं इसको डायरेक्ट भी मीट करवा दूंगा, भाई मुझे ऐसे जाकर ऐसे जाने की जरूरत ही नहीं थी, मैं सीधा ही पहुंच जाता है इसी तक, ठीक है ना। तो मुझे सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना होगा कि इनिशियल पोजीशन क्या है, पीएफ क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्योंकि मुझे बी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे तो डायरेक्ट सी तक पहुंचना था, ठीक है ना। मेरे लिए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो यहां से ये इनिशियल फाइनल पोजीशन हो गई माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट मींस सी माइनस ए। या एक तरीके से मैं फाइंड आउट करूं तो ये पाथ मैं फाइंड आउट करूंगा जो एसी पाथ है, ठीक है। एसी पाथ मैं इवैल्यूएट करूंगा फाइनल। क्लियर है यहां तक, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ मेरे पास यही बन रहा है। आ रही है बात समझ में। तो मैं अब इसे, अब डेफिनेशन को मैं रिमूव कर रहा हूं। देखो अब अगर मैं AC फाइंड आउट करूं बच्चों, तो देखो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपने स्टडी कर रखी है कि AC स्क्वायर किससे इक्वल होगा मेरे पास, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। और AB की वैल्यू कितनी है 4, BC की वैल्यू कितनी है 3,
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां से AC स्क्वायर किससे मिला जाएगा 16 + 9 दैट इज 25 और AC की वैल्यू क्या होगी √25 वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब ये आपके पास क्या आ गया 5 मीटर हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 5 मीटर। देखो पहले डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई है 5 मीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास आ गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, आगे जब हम फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो हम करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड, मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे न्यूमेरिकल आपकी स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर आने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वो स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर आएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अच्छे से पढ़ो, पॉज करके सारा कुछ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा स्किप हो गया तो रिवाइंड कर लीजिए, वीडियो का ही बेनिफिट होता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक।